हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब न्यूज़ग्राम की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और वो ये कि चीन के साथ 6 महीने से विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है। पहली बार सरकार की तरफ से संसद में इस मुद्दे पर बयान दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के जरिए देश को एलएसी के हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने बताया कैसे चीन ने अप्रैल के महीने से धीरे धीरे लद्दाख में अपनी सेना को बढ़ाना शुरू किया। यथास्थिति बदलने की कोशिश में चीन था, लेकिन भारत ने संदेश साफ दे दिया है कि भारत को यह कतई मंजूर नहीं। मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। तो सुना आपने, सदन में रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन को साफ साफ जवाब दे दिया गया है कि यूनिलेटरली जो बदलाव करने की फिराक में चीन है एलएसी पर, वो भारत को कतई मंजूर नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन में कहा है कि चीन ने गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प की। हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंची। चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अध्यक्ष महोदय ये अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने कैसे आश्वस्त देश को किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बताया उन्होंने कितने बहादुर भारतीय जवान, जहां संयम की जरूरत वहां संयम से, जहां शौर्य की जरूरत वहां शौर्य से काम लिया, और भारी क्षति चीन को पहुंचाई भारतीय जवानों ने। अच्छा, देश की संसद के माध्यम से राजनाथ सिंह ने चीन को बता दिया कि भारत जो है वो पड़ोसियों के साथ शांति का पक्षधर जरूर है, लेकिन किसी भी हाल में देश की संप्रभुता और अखंडता से हम कतई कोई समझौता नहीं करेंगे। कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, और मैं इस सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रेजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। अच्छा, चीन के साथ एलएसी पर तनाव को लेकर मानसून सत्र में पहली बार बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि एलएसी पर चीनी सैनिकों और हथियारों का बड़ा जमावड़ा है, लेकिन भारत ने भी उसी स्तर की तैयारी की है, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत मतलब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है।
जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है, जो पहले से दोगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेज भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर तनाव जो चीन के साथ है उसे लेकर संसद में बयान दिया और इस पर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया है और चीन की तरफ से क्या कहा जा रहा है जरा सुनिए। 将继续通过军事和外交渠道保持密切沟通，推动解决现地问题。我们希望印方认真落实两国外长共识，同中方相向而行，为缓和局势做出切实努力。 तो ये चीन के विदेश मंत्रालय का बयान जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए अभी जो है वो एलएसी से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके पीछे हटने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। हालांकि मॉस्को में सहमति यही बनी थी कि हल्के हल्के करके दोनों देश जो हैं वो अपनी सेनाओं को धीरे धीरे पीछे करेंगे एलएसी से और ये डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और आइए अब रुक करते हैं अपनी खास खबर का, वही खबर जो आज मैंने वादा किया था आपसे न्यूज़ग्राम में आपको दिखाऊंगी। बॉलीवुड में ड्रग्स की थाली कौन सजा रहा है? रिया का ड्रग्स कनेक्शन और बेनकाब होते चमकते चेहरे, ड्रग्स का धंधा, सवालों में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर शिकंजा, सियासतदानों में घमासान। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन। मुझे लगा आप मेरा साथ देंगे, ये शब्द को बहुत हर्ट हुआ मैं। बॉलीवुड की ड्रग्स थाली किसको गई, कहां से आई? बॉलीवुड में कौन सजा रहा है ड्रग्स की थाली? तो बॉलीवुड के ड्रग्स माफियाओं को लेकर संसद में ललकार। कल बीजेपी के सांसद रवि किशन हैं, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था और ये मांग की थी कि उनकी सरकार जो है वो बॉलीवुड में नशे के कारोबार के पर्दाफाश करे। और आज रवि किशन को उनके इस बयान पर बिना नाम लिए जया बच्चन ने घेरा। जया बच्चन ने आज संसद में कहा कि मेरी सरकार को बॉलीवुड को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। किस तरीके से बॉलीवुड में मुद्दा ड्रग्स का और ऐसे में आर पार संसद में हुई है, जरा ये देखिए। सुशांत ने बेनकाब कर दिया बॉलीवुड का चेहरा। रिया के ड्रग कनेक्शन से उठ रहा चमकते चेहरों से नकाब। बॉलीवुड में कौन चला रहा ड्रग्स का रैकेट? महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. गोरखपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर चिंता जताई तो मिर्ची समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन को लगी। जया बच्चन के पलटवार से रवि किशन स्तब्ध हो गए। सुनिए उन्होंने एबीपी न्यूज से जया बच्चन के जवाब पर क्या कहा। मैं बहुत शॉक्ड। एबीपी न्यूज के मैं सभी दर्शकों को कहूं, मैं बहुत शॉक्ड हूं। जया जी ने मेरा कल व्यक्तित्व सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा? जया जी, मैं आपको एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग कार्टेल जो घुसा है, जो लोग पेडलर्स घुसे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के हमारे बच्चों को, हमारे एक्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो अंदर एक बिजनेस कर रहे हैं, वहां धंधा कर रहे हैं, उन नेक्सस को, उनकी कमर तोड़नी है। और ये काम है आपका भी हमारा। मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी।
आप सीनियर हैं, आप मेरा इसमें समर्थन देंगे कि रवि सही कह रहा है। आप हमारी सीनियर हैं जया जी, आप हमारी इंडस्ट्री की सीनियर हैं। आई वॉज वेटिंग कि दैट यू विल सपोर्ट मी, बट आपका ये शब्द उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं। जया बच्चन के बयान पर पलटवार शिवसेना को धूल चटाने वाली कंगना रनौत ने भी की। जया जी, क्या आप यही बात कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, नशा कराया जाता, छेड़छाड़ की जाती? क्या आप यही बात कहती अगर आपका बेटा अभिषेक परेशान होकर एक दिन फांसी पर लटके मिलते? मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में ऐसे आइकॉनिक एग्जाम्पल्स है जो बहुत बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं। एक्सरसाइज करना, सही खाना, सही पढ़ना, सही बात करना, दे हैव बीन मोटिवेटर्स। खूबसूरत सिनेमा बनाना, उससे अवेयरनेस क्रिएट करना। पूरी दुनिया में हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं इस साल में, तो पूरे बॉलीवुड को जो है टार्निश करना वो सही नहीं है। बॉलीवुड का जो ग्रे साइड है वो सामने आया है, उसका क्लेंजिंग होगा। लॉन्ग रन में बॉलीवुड जीतेगा, जैसे क्रिकेट जीत के ऊपर आई है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच से बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। फिलहाल सारा अली खान, एक्ट्रेस रकुल प्रीत और फैशन डिजाइनर सिमोन का नाम रिया के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ा है। इस खुलासे के लिए एनसीबी ने लगातार रिया से पूछताछ की। एनसीबी ने रिया के लिए सवालों का ऐसा मकड़जाल बुना जिसमें फंसकर रिया सच उगलती चली गई। धीरे धीरे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब होता चला गया। तो देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स की थाली दी जाती है। एनसीबी की जांच से अभी तक ये तस्वीर सामने आई है और ऐसे में जब जांच एजेंसी एक तरफ जा रही है इसी मामले में गहराई में, तो फिर कुछ सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं। मृत्युंजय और मनोज वर्मा मेरे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, बॉलीवुड की सफाई से दिक्कत क्या है? बिल्कुल, बॉलीवुड की सफाई से दिक्कत क्या है? यहाँ पर थाली में छेद करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर थाली को साफ करने की बात हो रही है। यह आवाज कंगना रनौत ने उठाई, यह आवाज रवि किशन ने उठाई। क्या कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि जो शुरुआती जांच में नाम आए हैं उसकी जांच की आंच कहीं इन बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बड़े फिल्म निर्माता हैं, बड़े एक्टर हैं, उनके दरवाजे पर तो नहीं आने वाली है? क्या इस बात का डर सता रहा है? जिस प्रकार से एनसीबी ने जांच में कुछ शुरुआती नाम अब तक सामने आए हैं, चाहे वो सारा अली खान हो, सिमोन खंबाता हो, रकुल प्रीत सिंह हो, ये शुरुआती नाम आए हैं। अभी इनसे पूछताछ भी नहीं हुई है, नहीं समझ आ रही है। सवाल यही पूछा जाएगा जब इस तरीके से खुलकर बचाव किया जाएगा, तो फिर सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या अपनों की पोल खुलने का डर है, जो इस तरीके की बचाव की मुद्रा में बड़ी बड़ी हस्तियां सामने निकल कर आ रही हैं। मनोज वर्मा का रुख करते हैं। मनोज, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, मुझे लगता है आपको उसी जगह के बारे में दर्शकों को बताना चाहिए, इस जगह का ड्रग्स कनेक्शन। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपती टापू पर मौजूद हूं और ये वो आपती टापू है। कैमरामैन आदर्श नायर आप इस पहाड़ी के पीछे सुशांत सिंह राजपूत का वो फार्म हाउस है जहां पर ड्रग्स की पार्टी हुआ करती थी, और इस फार्म हाउस के इस तरफ ये पवना लेक है और यहीं पर ये आपती टापू है। यहां पर जो बताया जा रहा है, जो बोटमैन जगदीश ने अपने बयान दिए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत यहां पर अपने दोस्तों के साथ आते थे और यहां इस टापू पर ड्रग्स की पार्टी हुआ करती थी। 2018 से 2019 तक सारा अली खान भी यहां पर इस टापू पर आई हैं, कई बार बोट में बैठकर आई हैं, और उसके बाद जब रिया सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई तो रिया भी यहां पर इस टापू पर आई हैं। रिया के साथ शोविक, मिरांडा और सभी लोग जो थे यहां पर आते थे और यहां पर ड्रग्स की पार्टी होती थी। अहम बात है कि गवाह सामने आ रहे हैं, वो आकर गवाही दे रहे हैं। एनसीबी जांच कर रही है और जांच में ये निकल कर आ रहा है कि बॉलीवुड से जुड़ रहा है ये ड्रग्स कनेक्शन। अगर इसकी जांच एजेंसी जांच कर रही है, तह तक जाना चाहती है, तो फिर इस पर सवाल क्यों? कोरोना वायरस की महामारी के दौरान लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान सारी व्यवस्था, आर्थिक हालात खास तौर पर बंद हो गए थे पूरी तरह से, और उसके बाद उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इस अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, सेहत कैसी है, इस पर पूरी तरह से बातचीत करने के लिए, रोशनी डालने के लिए हमारे साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। उनसे बात करेंगे। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो मुख्य सवाल है वो यही है कि अभी जो हालात हैं अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है? तमाम तरह के अलग अलग एजेंसियां अलग अलग तरह से प्रेडिक्ट कर रही हैं, लेकिन आप इसको बहुत बारीकी से और पैनी नजर से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है? विकास जी, हम यहाँ पर करीब करीब 60 आंकड़े, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो बोलते हैं, उनको हम हर सप्ताह हम ट्रैक करते हैं, और इसमें हमने ये देखा है कि जो विकास की दर जो फर्स्ट क्वार्टर में आई है,
ये एक वैश्विक महामारी के कारण है और भारत की जो रणनीति रही है ये है एक्चुअली एक मनुष्य के जीवन को बचाने मतलब केंद्रित करते हुए उसमें कि क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो वापस आ रही है और आएगी, लेकिन जो मृत्यु है, मृत्यु को तो मृत व्यक्ति को वापस लाया नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत अहम पहलू है जिसके कारण ये आंकड़े आए हैं। लेकिन जब हम अपनी अभी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिकेटर्स, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स उसको लेके देखते हैं तो कई इंडिकेटर्स जैसे आपकी ई वे बिल है, ई वे बिल करीब 98% पिछले साल इसी महीने अगस्त के महीने के मुकाबले में 98% आए हैं। इसी तरह यदि आप फ्रेट देखें, रेलवे फ्रेट जो कि बहुत एक मुख्य आंकड़ा होता है, वो 6% वृद्धि दर दिखा रहा है अगस्त के महीने में पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरह पावर कंजम्पशन ले, सीमेंट, स्टील प्रोडक्शन, सो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अभी वृद्धि दिख रही है। इसी तरह जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो कहते हैं, जो कि आगे का संकेत अच्छा देता है, वो करीब 52 है। इसका मतलब है कि 52% लोग मानते हैं कि आगे चल के वृद्धि आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जरूर मैं अच्छा एक रिकवरी देख रहा हूं। ये जरूर है कि सर्विस सेक्टर जैसे कि आपकी ट्रैवल है, टूरिज्म है, जहां की सोशल डिस्टेंसिंग की अभी भी जरूरी, जब तक वैक्सीन नहीं आता वो रहेगा, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चिंता बनी रहेगी और उसमें उससे हम उसको हम नकार नहीं सकते अभी। जी, तो सर्विस सेक्टर का उभार कब तक आएगा, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। हाँ, ये आप एकदम सही कह रहे हैं। करीब 60% जो है भारत की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है सर्विस सेक्टर से आती है। लेकिन इसमें हमें ये एक बात, विशेष बात जो ध्यान रखनी है कि इसके आगे की जब जितने भी क्राइसिस हुए थे वो सारे आपके आर्थिक कारणों के कारण हुए थे, जबकि ये जो महामारी है ये आर्थिक कारणों के कारण नहीं, आर्थिक असर पड़ा है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो पैंडेमिक, जो वैश्विक महामारी है। तो वायरस का आना, इसीलिए इस पे काफी उस पे जोर दिया जा रहा है, सरकार जोर दे रही है। जो रशियन वैक्सीन है उसका टेस्ट किया जा रहा है, फेज 3 ट्रायल्स। इसी तरह जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन जब आएगा और लोगों को इनोकुलेट किया जाएगा तब हम अपना नॉर्मल जो जनजीवन है वो जब शुरू कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी जो नॉर्मलसी है वो वापस आ जाएगी। पैंडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। जो मध्यम वर्ग है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिनकी नौकरी बच भी गई तो उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ज्यादा उसमें कटौती की गई है। तो ये एक बड़ा सवाल ये है कि मिडिल क्लास जो है इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उसके लिए क्या कुछ करने जा रही है सरकार? सरकार इस विषय पे जरूर ध्यान दे रही है। जैसे मैंने कहा कि ये जो असर आया है ये काफी तरह आपकी जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो कहते हैं, जो कि एसेंशियल नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, तो इस पे सरकार जरूर इसमें ध्यान दे रही है और इस पे काम कर रही है कि किस तरह इस संकट को कम किया जा सकता है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, सारे विश्व में ये जो है एक क्योंकि इतनी बड़ी शॉक है। और ये एक आंकड़ा आपको मैं दूंगा, जो विश्व में जितने देश हैं उन देशों में यदि जीडीपी पर कैपिटा जो घटेगी इस साल, ये देखा जाए तो 150 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने देशों में घटेगा। तो ये एक वैश्विक एक सिचुएशन है जिसमें सरकार संकट को कम करने के लिए जरूर काम कर रही है और कदम लेके आएगी। जी, एक बड़ा अहम सवाल है प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ। अब प्रवासी मजदूरों ने वापस अपने उन शहरों और ठिकानों की ओर लौटना शुरू कर दिया है जहां उनको रोजगार मिला करता था। लौट तो आ रहे हैं वो लोग, लेकिन वहां अभी भी रोजगार नहीं है। हाँ, इसमें भी सरकार ध्यान दे रही है और इसमें काम चल रहा है। जहां तक जो आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़ों में नजर आ रहा है कि लॉकडाउन में जो स्थिति थी उसके मुकाबले अभी नौकरियों की स्थिति जो गणना क्वांटिटी के उसमें एक्चुअली बेहतर एक सिचुएशन आया है, लेकिन जो वेजेस हैं वो घटे हैं। तो
इसीलिए जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है उस पे सरकार काम कर रही है और जल्द ही मैं आशा करता हूं कि कुछ आएगा। आपको लगता है कि हमने देखा पार्लियामेंट में जवाब दिया सरकार ने कि करीबन 39,000 करोड़ रुपया पीएफ से निकाला लोगों ने इस दौरान, इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। जाहिर तौर पर ये वो लोग रहे होंगे जिनके रोजगार के अवसर छिन गए थे या जिनके पास नौकरियां नहीं थी, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। लगातार ये कहा जाता रहा कि सरकार को अब इकोनॉमी में पैसा डालना चाहिए ताकि वो इकोनॉमी में फ्लो करे तो लोगों के पास पैसा पहुंचे, लेकिन लोगों को अपनी ही बचत का पैसा निकालकर खर्च करना पड़ रहा है। देखिए, ये मैं ज़रूर इससे रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी जो रेलवेज में काम करते थे उन्होंने भी कई बार प्रोविडेंट फंड की विड्रॉल करी है, तो अपना जो पूंजी है उसमें से निकाला है जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ी थी। तो इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि एक और आंकड़ा, जैसे आप पीएमजेडीवाई जो बैलेंसेस हैं, जब लॉकडाउन की स्थिति में पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो बैलेंसेस हैं वो करीब 20,000 करोड़ तक बढ़ी थी और ये करीब 40 करोड़ अकाउंट है, इसका मतलब है करीब 500 रुपया उसमें वृद्धि हुई थी। और अभी भी लॉकडाउन हट गया तब भी करीब 11-12 हजार करोड़ उसमें एक्चुअली जो है वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि लोग जो है पूंजी थोड़ा बना के रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कल को जरूरत पड़ जाए, हमारा कोई प्रियजन या हमें एक्चुअली जो अस्पताल की कोई एक्सपेंडिचर हो, इसलिए तो जमा कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा गहरा एक सोच की जरूरत है, क्योंकि सीधा कैश देंगे तो शायद वो जाके बैंक अकाउंट में बैठ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कंजम्पशन को वृद्धि देने के लिए जो इंसेंटिव्स हैं उस पे वो शायद ज्यादा कामगर होगा, न कि कैश सीधा दिया जाए। तो इस पे इन मुद्दों को सरकार अच्छी तरह समझकर एक्चुअली इस पे काम कर रही है। इस दौरान हमने देखा सुब्रमण्यम जी की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको लेके कई चीजें सामने आई। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था कि वो इस पैंडेमिक को झेल पाए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग की और कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन इस दौरान क्या ये असेसमेंट भी सामने आया कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना और नीति की जरूरत है हेल्थ सेक्टर में खासतौर पर? हाँ, ये आपने अच्छा एक जिक्र किया कि जो लॉकडाउन है उससे ये जरूर लाभ हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रैंप अप हो पाया। जैसे हमारे पीपीई किट्स थे, पीपीई किट्स मार्च के महीने में बहुत कम थे, लेकिन 2 ही महीनों में 5 पीपीई किट्स बन गए, काफी सारे कोविड बेड्स बन गए। क्योंकि यदि ये मान लीजिए लॉकडाउन न होता तो अप्रैल के महीने में जैसे हमारी मोर्टालिटी की रेट थी करीब 4% से ऊपर थी और अभी करीब 1.34% है। एक निवेश से जुड़ा ही सवाल पूछ लेते हैं आपसे। विनिवेश LIC में, भारत पेट्रोलियम में, एयर इंडिया में, इन 3 जगहों पर विनिवेश के लिए सरकार विचार कर रही है, लेकिन ये 6 महीने तो बीत गए, ये पैंडेमिक में बीत गए और अगले 2-3 महीने भी 4 महीने मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हालात विनिवेश की दृष्टि से नहीं होने वाले हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं भविष्य में यहाँ पर विनिवेश हो पाएगा? इसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो आप जैसे देखें तो दुनिया में अभी सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को काफी ईज किया है, जिसके चलते दुनिया में अभी लिक्विडिटी जो कहते हैं या आम आदमी के लैंग्वेज में पैसा, वो जो है काफी अभी है और ये पैसा जो है अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहा है। तो इसीलिए आप FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों एक्चुअली भारत में जो है अभी रिकॉर्ड हाई पे हैं। तो इसीलिए माहौल जो है अगले 6 महीने में प्रयास करने का एक अच्छा माहौल है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। जब आप हमारी बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो जो विश्व के जो टॉप 100 बैंक हैं उसमें भारत का सिर्फ एक बैंक आता है, वो भी 55 रैंक पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
भारत जो है विश्व का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारी बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी छोटी है हमारी अर्थव्यवस्था के मुकाबले। और इसमें जो मैं बैंकिंग सेक्टर्स में इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए एक माइंडसेट चेंज होना जरूरी समझता हूं। कि एक उदाहरण दूंगा, जो हमारी 90 की दशक की जो क्रिकेट टीम थी वो भारत में तो अच्छा खेलती थी, लेकिन जब बाहर जाती थी तो एक्चुअली उसका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था। इसके मुकाबले जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम देखें या सौरव गांगुली की टीम देखें तो उनमें एक माइंडसेट एक अलग सा था कि हमें विश्व भर में एक्चुअली नाम कमाना है। तो इसी तरह हमारी बैंकिंग सेक्टर को है जो है वो 90 की दशक की क्रिकेट टीम के जैसे ना सोचे सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की टीम की तरह सोचना चाहिए, ताकि जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी के मुकाबले आए, उसके बराबर आए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, आपसे एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। आपने आर्थिक मामलों पर रोशनी डाली और जो उम्मीद जताई है कि आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा, बेहतर भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं हालात। फिलहाल जो महामारी की वजह से हालात बने हैं उसमें दुनिया के मुकाबले भी भारत की अर्थव्यवस्था कुछ बेहतर है। देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया पर बटा हुआ नजर आ रहे हैं साफ तौर पर सितारे, और इसे लेकर रवि किशन, जया बच्चन में जो आर पार हुई हम सबने देखा। बाद में कैसे कंगना रनौत सामने आई, उन्होंने जया बच्चन पर सवाल उठाए, वो हमने देखा। और अब इसी मसले पर क्या कह रहे राजू श्रीवास्तव, उनके बोल भी सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया का सफाया हो जाए। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई कठोर कानून बनाया जाए और इनको ऐसी सजा दी जाए कि ये दोबारा इस तरह का सोचे नहीं। ये ड्रग्स और ये नशेबाजी, इसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बॉलीवुड से इसका निपटाना बहुत जरूरी है। बड़ी बढ़िया बात राजू श्रीवास्तव कह रहे हैं कि असली और सच्ची श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत के लिए यही होगी, बॉलीवुड से ड्रग्स का सफाया हो।